चेक की बात है, बैंक कस्टम में कोई भी मटेरियल ऑल्टरेशन होगा तो आपको रिजेक्ट करना होगा। बट लीगली जैसे मान लीजिए प्रॉमिसरी नोट या बिल ऑफ एक्सचेंज में बहुत बार डेट या मनी चेंज करना पड़ सकता है, या मान लीजिए जो कॉमन ओरिजिनल पार्टीज है उन्होंने क्या ऐसा चाहना हो कि ऐसा हो तब ये अलाउड होता है। पर प्रैक्टिकली स्पीकिंग अगर आपके पास कोई चेक आता है जिसमें मटेरियल ऑल्टरेशन है तो इट इज प्रूडेंट फॉर यू टू रिजेक्ट द चेक। बोल दो कि वापस लेके आओ, ये चेक नहीं चलेगा क्योंकि आपने इसको बदला है। कोई भी मटेरियल ऑल्टरेशन इज अ रिस्क एंड क्या है कि आपको अपना दिमाग लगाना है। रीजनेबल मैन स्टैंडर्ड होता है लीगल कि कोई भी कॉमन रीजनेबल मैन प्रूडेंट मैन को जो देख के अगर लग रहा है कि मटेरियल ऑल्टरेशन है तो बैंक टू कीप एवरीवन सेफ मे सेज दैट रिजेक्ट दिस। No, sir, I wanted to know whether there are 4 to 5 parts in the check. I have written the date, name, amount in words, amount in figures, and my signature. It is 5 things. In what case can alteration be permissible and in what case will not? Sir is saying that in Check any there part is it is no not material permitted. alteration there. Legally there might be some material alteration there, but as far as you are concerned, Yes. no material alteration is allowed. सर कह रहे हैं किसी चीज में परिवर्तन अलाउड नहीं है, अगर परिवर्तन हुआ है तो यू हैव टू रिजेक्ट द चेक। सर यही कह रहे हैं। ये मतलब सेफ रहने के लिए नहीं करने के लिए या अगर इनको तो ये बिल्कुल ऐसा होना ही होना है सबके। ऐसा ही है, ऐसा ही है, ये बैंक का रूल मैं है। यहाँ से थोड़ा सा ऐड करूंगा कि इन ऑल आवर ब्रांचेस देयर इज अ नोटिस बोर्ड, ठीक है, कि एनी चेंजेस इन दी any particular any check is not will not be paid, ऐसा हम लोग नोटिस बोर्ड लगा के रखते हैं। इसी चीज को ऐसा होता है प्रैक्टिकली हमारे साथ हुआ है। मैंने चेक कर रिजेक्ट किया, उसने ले गया बीएन साहब का बुक करा दिया, बोला पे करो। वो एक अलग मैटर हो गया, वहां डिस्क्रिशनरी पावर यूज हो रही है। तो इस केस में वही मैं जानना चाहता जब बीएम सर ने अपना डिस्क्रिशन यूज किया तो ही इज टेकिंग अ रीजनेबल रिस्क, हाँ तो ये इज समझ हैविंग एक्स्ट्रा पावर। बैंक निबट ठीक है, उसको उनका एंडोर्समेंट है, बीएम का एंडोर्समेंट है। बीएम ने साइन करके अलाउ किया ना, देन इट इज ही इज यूजिंग हिज पावर, दैट इज एक्स्ट्रा पावर। यूजिंग पावर और नॉट तो आरबीआई ने अगर रिस्ट्रिक्शन मना कर दिया कि नहीं कहीं तो इंटरेक्शन अलाउड होंगे तो मटेरियल अल्टरेशन का ये मतलब नहीं होता है कि चेंज नहीं करना। मटेरियल अल्टरेशन का मतलब होता है छेड़छाड़ करना। जैसे मान लीजिए 20,000 लिखा है, अब उसको आपने ओवर राइटिंग करके बना दिया 40,000, तो वहां पे रिस्क है ना कि सही किया गया है नहीं किया गया है। राउंड करने से दूसरा लेके और साइन कर देते हैं। वो चीज इसमें हमारा प्रैक्टिकल केस ये होता है कि अगर देर इज इफ देर इज चेंज इन एनी पर्टिकुलर डेटा देन वी पे द चेक ओनली टू द ड्रॉर। उस केस में हम सिर्फ ड्रॉर को पेमेंट कर सकते हैं, अदर थर्ड पार्टी को करेंगे ही नहीं। अगर ड्रॉर को चाहिए तो दे देते हैं क्योंकि उसमें रिस्क नहीं है, ड्रॉर इज प्रेजेंट इन फ्रंट ऑफ अस। कैश पेमेंट कर सकते ड्रॉर को दे सकते हैं और किसी के केस में नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। इन ऑर्डर टू सेफगार्ड द इंटरेस्ट ऑफ द ड्रॉर विल नॉट डू। सिर्फ ड्रॉर को कर सकते हैं, और वो भी नॉर्मली अगर डेट में होता है तभी हम लोग ऐसा करते हैं, है ना। अदरवाइज ड्रॉर को कहते हैं भाई साहब एक दूसरा चेक दे दीजिए। दिस इज प्रैक्टिकल एस्पेक्ट, सर इज व्हाट साइड, दैट इज थ्योरेटिकल पार्ट। अगेन मैंने इसीलिए कहा कि प्रैक्टिकली आप कोई भी चेक जिसमें मटेरियल ऑल्टरेशन हो नॉर्मली रिजेक्ट करना है स्टूडेंट। सो एक्सेप्शन टू मटेरियल ऑल्टरेशन है जहां पे जैसे फिलिंग अप ऑफ एन इनकम्प्लीट इंस्ट्रूमेंट। तो मान लीजिए किसी ने चेक साइन किया है और स्टैम्प है, उस पे डेट है, पर नाम लिखना भूल गए हो तो वो करना अलाउड है, इवन दो इट इज अ मटेरियल ऑल्टरेशन। मटेरियल ऑल्टरेशन चेंजेस द नेचर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। मतलब पहले ये चेक किसी को भी मिल सकता था, अब किसी एक पर्सन को मिलेगा, तो वो मटेरियल ऑल्टरेशन है, बट इट इज अलाउड बिकॉज दैट इज फिलिंग अप ऑफ एन इनकम्प्लीट इंस्ट्रूमेंट। फिर कन्वर्जन ऑफ अ ब्लैंक इंडोर्समेंट इनटू अ स्पेशल इंडोर्समेंट। तो मान लीजिए कि आपने सिर्फ अपना साइन किया था और बाद में साइन के अलावा आपने ये ऐड कर दिया नॉट नेगोशिएबल, तो दैट इज आल्सो समथिंग दैट इज अलाउड इवन दो इट चेंजेस द नेचर ऑफ दिस। और क्वालिफाइंग और लिमिटिंग इन एक्सेप्टेंस मतलब कि आप अपना जैसे मैंने कहा था सैंस रिपोर्ट्स और सैंस ट्रैक एंडोर्समेंट, ये सारी चीजें इसमें आती है, तो दैट इज आल्सो समथिंग दैट इज अलाउड। और क्रॉसिंग ऑफ चेक बाय द होल्डर, क्रॉसिंग भी चेक के नेचर को चेंज करता है, बट दैट इज अ मटेरियल ऑल्टरेशन दैट अलाउड। और देखिए ये इंपॉर्टेंट है, प्रोटेक्शन टू पे कंकर वेयर ऑल्टरेशन इज नॉट अपरेंट। तो अगर देख के ड्यू डिलिजेंस करने पे आपके आंख से आपको समझ नहीं आ रहा है कि
चेक में कोई प्रॉब्लम है। बैंक में माइक्रोस्कोप है नहीं, अगर किसी ने इतना अच्छा फोर्स किया है कि उसमें अंतर बताना इम्पॉसिबल हो, तो यू आर सेफ, you are protected as long as it is done in good faith and without negligence. So due diligence अगर आपने किया है तो you will not be considered negligent, and good faith मतलब आपके चेक क्लियरिंग में कोई बैड इंटेंशन नहीं पता चलना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि अगर आपके कोई फैमिली मेंबर ने वो चेक प्रेजेंट किया है और आपने उसको कैश इनकैश कर दिया है तो देयर विल बी सस्पिशन ऑफ बैड फेथ। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। कोई रीजनेबल ग्राउंड नहीं होना चाहिए ये बिलीव करने का कि आपने पेमेंट मतलब यहाँ पे पेमेंट नहीं करना चाहिए। अब आता है डिसऑनर का बात। सो अ बिल ऑफ एक्सचेंज यानी प्रैक्टिकली आपके लिए चेक इज डिसऑनर्ड बाय नॉन एक्सेप्टेंस व्हेन द ड्रॉइंग और वन ऑफ सेवरल ड्रॉइंग्स रिफ्यूज नॉट बीइंग पार्टनर मेक्स डिफॉल्ट इन एक्सेप्टेंस और द प्रेजेंटमेंट इज एक्सक्यूज एंड द बिल इज नॉट एक्सेप्टेड। तो मतलब जब चेक आपके पास प्रेजेंट हुआ और आपने उसको एक्सेप्ट नहीं किया या फॉर सम रीजन मान लीजिए पैसा एफडी में है तो आपने बोला कि ये चेक क्लियर नहीं होगा, तो वो हुआ सीधे आपने चेक एक्सेप्ट करने से ही मना कर दिया। दैट इज डिसऑनर बाय नॉन एक्सेप्टेंस। डिसऑनर सॉरी एफडी में हुआ और फिर डिसऑनर बाय नॉन पेमेंट इज ठीक है कि आपने चेक एक्सेप्ट किया, जब वो क्लियरिंग में गया तो पता चला कि उस इंसान ने अपना जब तक चेक क्लियर हो रहा था पैसा अकाउंट से निकाल लिया, अब अकाउंट में पैसा है ही नहीं, तो ऑन द डेट ऑफ इट्स मैच्योरिटी यू बैंक कैन नॉट मेक पेमेंट व्हेन देयर इज नो मनी इन द अकाउंट, सो दैट इज डिसऑनर बाय नॉन पेमेंट। तो ये दो तरह के डिसऑनर हो गए। तो जब चेक डिसऑनर होता है तो नोटिस ऑफ डिसऑनर होना चाहिए। तो a negotiable instrument is refused for acceptance of payment, notice of it must immediately be given to parties. अगर ये नोटिस नहीं दिया तो अगेन लॉ ऐसा है कि जहां पे भी कुछ भी आपसे आप करना भूल गए या कुछ गलती हुई तो सजा मिलना शुरू हो जाए। तो फेलियर टू गिव सच नोटिस विल डिस्चार्ज ऑल पार्टीज अदर देन द मेकर और द एक्सेप्टर। तो ये है उस आदमी के लिए जिसके पास चेक है। तो एक बार चेक डिसऑनर होता है तो उसको हर आदमी जिसने इंडोर्स किया है चेक को और मेकर को ये नोटिस देना है कि ये चेक जो आपने इंडोर्स किया या आपने बनाया वो डिसऑनर हुआ है और आपने नहीं किया तो द इंडोर्सर्स आर डिस्चार्ज फ्रॉम लायबिलिटी, मेकर विल ऑलवेज बी लायबल। ठीक है। सो नोटिस ऑफ डिसऑनर, लेकिन जरूरी नहीं है कि लिखित हो, आप लिख के दे सकते हैं या फिर फोन करके बोल दीजिए। हाँ केस डिसऑनर होता है, केस को बैंक जो चेक हो चेक को बैंक पोस्ट भेज देते हैं उसके एड्रेस पे कि चेक। तो वो तो बैंकर्स ड्यूटी है, ये ड्यूटी है उसकी जिसने चेक प्रेजेंट किया, दिस इज प्रेजेंटर ड्यूटी। तो बैंकर्स ड्यूटी इज कि जैसे ही क्लियरेंस का आपको पता चला कि दिस चेक कैन नॉट बी ऑन, सो ऑन द वेरी सेम डे अगर प्लेस ऑफ बिजनेस इज इन द सेम सिटी या वेरी नेक्स्ट डे आप दे दिया जाएगा, या अगर प्लेस ऑफ बिजनेस इज समवेयर एल्स तो आप नेक्स्ट पोस्ट पे या अगले दिन पोस्ट कर दे नोटिस ऑफ डिसऑनर। दैट इज द ड्यूटी ऑफ बैंकर। ठीक है। सो इट मे बी सर्व्ड एट द प्लेस ऑफ बिजनेस और एट रेसिडेंस। तो अगेन ओरल पार्टली रिटन, यानी कि आप या तो पूरा लिखित दे सकते हैं, आप फोन करके दे सकते हैं, आपने मैसेज किया और उसके बाद फोन किया, वो भी एक वैलिड नोटिस है इफ यू आर द वन प्रेजेंटेड द चेक। एक क्वेश्चन है जैसे चेक हम गए तो वो मेरे अकाउंट में आने वाला था, लेकिन जो चेक जो पार्टी बनाया उसके अकाउंट में पेमेंट उतना नहीं था। हाँ। चेक डिसऑनर होगा। हाँ। तो क्या होता है कि मेरे अकाउंट से भी कुछ पैसा कट जाता है, डिसऑनर होता है। जैसे हम अपने अकाउंट में डाल रहे हैं तो मेरे अकाउंट से भी कटता है, तो वैसे जो मैसेज आता है तो वो भी एक नोटिस के तहत लिया जाएगा कि मैसेज आता है कि ये डिसऑनर के कारण 150 पे कट गया है, तो ये नोटिस नहीं है। तो आपको अगर पता चल गया, द मेन थिंग इज दैट यू नो कि पर आपको नोटिस मिल गया, बट दैट इज जो कलेक्टिंग बैंक है उसको अपना ड्यूटी तब भी पूरा करना है। So you can consider yourself informed, आपको इंफॉर्मेशन मिल जाए उसके बाद आप अपना ड्यूटी पूरा करना शुरू कर सकते हैं, यानी कि मतलब दूसरे पार्टीज को बताना कि आपका दिया हुआ और आपका एंडोर्स किया हुआ चेक डिसऑनर हुआ। पर उसके अलावा कलेक्टिंग बैंक की अलग ड्यूटी है आपको बताने की
ये इस तरह मान लीजिए कि आपसे अगर कोई गलती हुई तो यहाँ पे ही आपके किसी क्लासमेट्स ने किसी मान लीजिए अथॉरिटी को बता दिया और उसके बाद आप खुद भी जाके बता रहे हैं उसके बारे में। अच्छा, वो जो आप बोल रहे हैं ना वो हम जानते हैं, क्योंकि जो हो रहा है तो एक एक पेज निकलता है अदर पेज। उज्ज्वल एक सेकंड, तुम्हारे प्रॉब्लम ये है, यू आर द पे, तुमको मैसेज आ गया कि चेक डिसऑनर हो गया, लेकिन ड्रॉअर को बताओगे कि नहीं बताओगे? यू हैव टू गिव अ नोटिस टू द ड्रॉअर कि आपने ऐसे ऐसे चेक मुझे काटा था और ये चेक बाउंस हो गया है, आप हमको पैसा दीजिए, नहीं तो आपको हम सू करेंगे। यहाँ सर ये बात बोल रहे हैं। तो तुम्हारा डाउट, लेकिन एक बार अगर है तो एक बार डाउट अपना फिर से बताओ। और डाउट रह गया तो पूछ लो, लेकिन ये चीज तो क्लियर हो गया ना। यार तो वही हम बोल रहे थे कि जैसे हम लोग नोटिस लेते हैं कि बाई पोस्ट वो चेक ही भेज देते हैं, तो वो अरे भाई बैंक तो भेजेगा ना पेई को। कल दो तरह का बैंक होता है ना, एक पेइंग बैंक या ड्रॉइंग बैंक और एक कलेक्टिंग बैंक। अब ए ने बी को चेक काटा, ए का अकाउंट एसबीआई में है, बी का अकाउंट पीएनबी में है, तो बी कहां जमा करेगा चेक को? पीएनबी में जमा करेगा। पीएनबी वाला क्लियरिंग में भेजेगा, क्लियरिंग हाउस में, वो एसबीआई के पास आएगा, एसबीआई वाले ने रिटर्न कर दिया पीएनबी को। अब पीएनबी ऑब्जेक्शन मेमो के साथ लौटाएगा उसको बी को, और बी का जो पीएनबी बैंक है मैसेज भी भेजेगा, है ना। उसके बाद बी ए को नोटिस भेजेगा कि आपने देखिए पैसा मेरे को नहीं मिला है, मुझे दीजिए, नहीं तो मैं आपके खिलाफ। बैंक तो ऑब्जेक्शन मेमो दे देगा ना पीएनबी, समझ रहे हो ना, बी को। उसके बाद बी को एक नोटिस देना है ए को, अदरवाइज वो वैलिड नहीं होगा। सर ये कह रहे हैं अगर नोटिस नहीं दिया, एसबीआई का इसमें कोई रोल ही नहीं है, क्योंकि कस्टमर जिसको चेक मिला है ही इज इन पीएनबी। अच्छा, मतलब वो आदमी ही आदमी को नोटिस देगा। हाँ, बैंक का सिर्फ रोल ये है कि जहां पे पेइंग का अकाउंट है उस बैंक ने पेई को चेक लौटा दिया ऑब्जेक्शन मेमो के साथ, और वो पेई ड्रॉअर को ऑब्जेक्शन ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जेक्शन मेमो ही विल डिमांड कि देखिए ये बाउंस हुआ, हमको पैसा दीजिए। तो अब उसके बाद ये नोटिस का कैसे सर्व होगा? तो ये तो या तो बोल के, लिख के, या दोनों से सर्व किया जा सकता है, प्लेस ऑफ बिजनेस या प्लेस ऑफ रेसिडेंस। तो ये भी सिंपल है समझना, जहां पे आप काम करते हैं या तो जहां पे रहते हैं। और अगर आपकी ढूंढने के बाद भी ये आदमी मिल नहीं रहा है तो ये नोटिस ऑफ डिसऑनर का ड्यूटी डिस्पेंस हो जाता है, मतलब कि आपका ड्यूटी खत्म, आपने कोशिश की, नहीं मिला, ठीक है। उसके बाद ये नोटिस रीजनेबल टाइम में देना चाहिए, तो मतलब ऐसा नहीं कि आपका चेक बाउंस हो उसके बाद आप एक साल इंतजार करके दे रहे हैं। पब्लिक हॉलीडेज लेकिन एक्सक्लूड किया जाएगा इस रीजनेबल टाइम के कैलकुलेशन। रीजनेबल टाइम कितना हो सकता है? तो रीजनेबल टाइम 30 डेज होता है। 30 डेज रीजनेबल टाइम में आपको नोटिस देना है, और नॉर्मली आपके नोटिस देने के बाद जो ड्रॉअर है उसके पास फिर 15 डेज रहते हैं आपको पेमेंट करने के लिए। तो अगेन डिटर्मिनेशन ऑफ रीजनेबल, तो two different things. So when the holder and the party to whom notice is given carry on business in different places, तो ये नोटिस देने का है, the notice of dishonor must be dispatched by next post or on the day next after the day of dishonor. तो जिस दिन डिसऑनर हुआ है, अगर दूसरे जगह पे रहता है तो या तो उसी दिन पोस्ट से भेज दिया, नहीं तो अगले दिन पोस्ट कर दिया, ठीक है। और अगर सेम जगह पे है तो अगेन सेम उसी दिन अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच जाना चाहिए या डिसऑनर के अगले दिन, और इस कैलकुलेशन में छुट्टी पब्लिक हॉलीडे को निकाल देते हैं, तो ये आपको लीवे मिलता है। अब नोटिंग हो गया। सो व्हेन अ प्रॉमिसरी नोट और बिल ऑफ एक्सचेंज हैज बीन डिसऑनर्ड बाय नॉन एक्सेप्ट, ठीक है, और नॉन पेमेंट, होल्डर जिसके पास ये नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट था वो नोटिंग करवाएगा बाय अ पब्लिक नोटरी कि उसका इंस्ट्रूमेंट डिसऑनर हुआ है, और ये मतलब कि और अपॉन अ पेपर अटैच देयर टू और पार्टली अपॉन ईच। सो या तो इंस्ट्रूमेंट पे ही लिखवाएगा, नहीं तो इंस्ट्रूमेंट पे एक शीट आप नोट करवाओगे पब्लिक नोटरी से कि ये मेरा नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट डिसऑनर हुआ है, ठीक है। उसके बाद प्रोटेस्ट, तो ये भी भाई कि आपको प्रूफ ऑफ प्रोटेस्ट होना चाहिए। तो ये जब भी कोई इंस्ट्रूमेंट डिसऑनर हुआ
और आपने नोट किया तो रीजनेबल टाइम में एक बार ये नोटिंग का जो सर्टिफिकेशन है वो जब सर्टिफाइड हो जाता है आपको जो सर्टिफिकेट मिलेगा दैट इज कॉल्ड अ प्रोटेस्ट। तो नोटिंग और प्रोटेस्ट समझ में आ गया सबको? सो प्रोटेक्शन टू द कलेक्टिंग बैंक। तो ये वो बैंकर है जो चेक ले रहा है, कलेक्ट कर रहा है। तो अ बैंकर हु हैज इन गुड फेथ विदाउट नेग्लिजेंस received payment for the customer of a check crossed generally or specially shall not, in case the title of the check proves to be defective, incur any liability to the true owner of the check by reason for having received such payment। तो मान लीजिए अकाउंट पेइंग चेक था जो पीएनबी के अकाउंट में गया एसबीआई से, तो जैसा मैंने बोला कि इट इज प्रिज्यूम्ड दैट अ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट इज लेजिटिमेट। तो पेमेंट चला गया, पैसा था, पेमेंट चला गया, ठीक है, और कोई रीजन नहीं था पीएनबी को ये मानने के लिए कि उसमें कोई प्रॉब्लम है। तो बाद में अगर पता चलता है कि वो चेक चोरी का था और मतलब कि कोई तरीका नहीं हो और पीएनबी ने अपना पूरा ड्यू डिलिजेंस किया, तो द कलेक्टिंग बैंकर इज प्रोटेक्टेड फ्रॉम लायबिलिटी। पीएनबी के ऊपर केस नहीं किया जा सकता और पीएनबी के ऊपर केस, और जिसमें जो भी कलेक्ट करेगा उनका एम्प्लॉय वो भी प्रोटेक्टेड है। तो नाउ आता है पेनल्टीज फॉर बाउंसिंग ऑफ चेक, ठीक है। सो व्हेन एनी चेक ड्रॉन बाय अ पर्सन या पेमेंट ऑफ एनी अमाउंट, जैसे डिसऑनर्ड बाय अनएक्सेप्टेंस और या डिसऑनर्ड बाय नॉन पेमेंट होता है, तो कब होता है? ये रीजन से कि ऐसे रीजन से होने पे पनिशमेंट होता है। तो द अमाउंट ऑफ मनी स्टैंडिंग टू द क्रेडिट ऑफ दैट अकाउंट इज इनसफिशिएंट टू ऑनर द चेक। यानी कि इतना पैसा अकाउंट में है ही नहीं कि चेक के लिए पैसा दिया जा सके। दूसरा कि इट एक्सीड्स द अमाउंट अरेंज्ड टू बी पेड फ्रॉम दैट अकाउंट बाय एन एग्रीमेंट मेड विद द बैंक। तो मान लीजिए कि आपका बैंक के साथ एग्रीमेंट है कि कोई भी चेक में कभी भी 10,000 रुपए से ज्यादा नहीं दिए जाएंगे, और चेक है 20,000 का, तो वो डिसऑनर होगा क्योंकि बैंक के साथ एग्रीमेंट है। तो ये भी हुआ, ठीक है। और तीसरा कि मतलब तीसरा पॉइंट में ये दोनों हुए, तो ऐसे आदमी को माना जाएगा कि उसने एक ऑफेंस किया है, क्राइम किया है, बिना किसी मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोई दूसरा एक्ट उसको इस प्रॉब्लम से बचा रहा हो तब तक। सो विदाउट प्रेजुडिस टू एनी अदर प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट will be punished with the imprisonment for a term of up to 2 years and fined for a sum up to double the amount of the instrument, ठीक है सर। तो डिसऑनर ऑफ चेक और बाउंसिंग ऑफ चेक दोनों एक ही चीज है? हाँ, डिसऑनर देखिए, तो डिसऑनर ऑफ चेक हम लोग बोलते हैं, बाउंसिंग ऑफ चेक एक ऐसी चीज है जो मतलब क्या है कि पॉपुलर कल्चर में बोलना शुरू किया, क्योंकि आपने चेक दिया, बैंक पे भेजा, बैंक से बाउंस होकर वापस आ गया, आपको पैसा नहीं मिला, तो इसीलिए चेक बाउंसिंग। प्रैक्टिकल टर्म, या इट्स अ प्रैक्टिकल टर्म। इट्स नॉट डिसऑनर बोलने की जगह चेक बाउंसिंग नहीं बोलते, डिसऑनर में नहीं। सर ये अगर स्टॉप पेमेंट की इंस्ट्रक्शन वगैरह आया आपके चेक पे तो क्या होगा सर? स्टॉप पेमेंट का इंस्ट्रक्शन आया तो चेक डिसऑनर होगा, पर आपका ये ड्यूटी होगा प्रूव करना कि वो चेक क्योंकि इनलेजिटिमेट था या आपसे चुराया गया था, जो भी नहीं मैंने भेज दिया, जैसे आप एक और रुपये देना थे, बाद में मैंने बोला कि इनको नहीं देना, मैंने बैंक को इंस्ट्रक्शन दे दिया, तो यू आर लायबल। एंड आपको अगेन आप लायबल है, जब भी चेक डिसऑनर होगा तो आप लायबल है इसके लिए, और वहां पर फिर आपको कोर्ट में प्रूव करना होगा कि आपने क्यों स्टॉप पेमेंट किया और वो सही रीजन था। आपके ऊपर ड्यूटी है, क्योंकि माना जाएगा कि कोई रीजन नहीं था पेमेंट रोकने का। सो रिक्वायरमेंट फॉर चेक, ठीक है, तो चेक इज प्रेजेंटेड टू द बैंक विद इन अ पीरियड ऑफ 3 months फ्रॉम द डेट ऑन विच इट इज ड्रॉन और विद इन द पीरियड ऑफ वैलिडिटी, ठीक है। तो ये तो सिंपल है कि 3 महीने के अंदर या जो भी वैलिडिटी पीरियड है चेक का उसमें बैंक पे पहुंच जाना चाहिए, ठीक है। सो द पेइंग और द होल्डर इन ड्यू, यहाँ पे गलत लिखा है, इन ड्यू कोर्स ऑफ द चेक एज द केस में बी makes a demand for the payment of said amount of money by giving a notice in writing to drawer of the check within 30 days of receipt of information upon him regarding the return of check as unpaid। तो मतलब जब चेक डिसऑनर या चेक बाउंस हो तो आपके पास, जैसे मैंने बोला, 30 दिन का समय है
नोटिस देने के लिए कि ये चेक बाउंस हुआ है और मुझे पैसे दो। और उसके बाद ड्रॉअर ऑफ चेक जिसने चेक बनाया उसके पास नोटिस मिलने पे 15 दिन का समय है ये पैसे देने के लिए, और नहीं दिए तो उसके बाद कोर्ट में जाना होगा, और कोर्ट में गए तब फिर कितना समय लगेगा और क्या करना होगा कई वर्ष। ये कोई भरोसा नहीं। अगर 15 दिन के अंदर वो पैसे दे देता है हाँ। तो फिर केस में तब कुछ नहीं होगा। हाँ, लेकिन फाइन तब भी लगेगा। चेक डिसऑनर पे फाइन हमेशा लगता है, कुछ ना कुछ फाइन तो लगेगा अगर कोर्ट में जाएगा तो। ठीक है। सो पेनल्टीज फॉर बाउंसिंग ऑफ चेक में, सो अ कोर्ट इज एम्पावर्ड टू टेक कॉग्निजेंस ऑफ ऑफेंस। अगर कंप्लेंट कोर्ट में मान लीजिए फाइल किया गया है 1 महीने के बाद, तो कोर्ट चाहे तो तब भी वो कंप्लेंट को ले सकता है, कोर्ट के पास ये पावर है। ठीक है। और समरी ट्रायल प्रोसीजर ये थोड़ा टेक्निकल टर्म्स है, पर फाइन अगेन लाइक दिस ऑफेंस कैन बी कंपाउंडेड, मतलब कि यही था कि अगर आपने पे कर दिया तो कंपाउंडिंग ऑफ ऑफेंस होता है, मतलब कि आप पैसे देके लीगली आपने मतलब कि जो ऑफेंस हुआ था उसको रिपेयर कर दिया या आपने उसको हील कर दिया जो उससे प्रॉब्लम हुई है, तो वो ऑफेंस कंपाउंडेड होता है, मतलब यानी आपने पैसे दे दिए तो ऑफेंस कंपाउंड हो जाएगा। तो दिस इज अ कंपाउंडेबल ऑफेंस। कुछ ऑफेंस जैसे मर्डर हो गया, दैट इज नॉट अ कंपाउंडेबल ऑफेंस। आप कितने भी पैसे दे दीजिए आपको मर्डर का पनिशमेंट मिलेगा ही। और समन्स कैन बी इशूड बाय स्पीड पोस्ट और कुरियर। समन्स रिफ्यूज विल बी डीम्ड टू हैव बीन सर्व्ड। तो मान लीजिए कि आपके घर पे कोर्ट का समन है और आप घर में छुप गए और आपके घर वाले बोल रहे हैं कि आप घर पे नहीं है, लेकिन सबको पता है आपके मोहल्ले में कि आप घर ही में बैठे, तो भले ही आपने समन लेने से मना कर दिया पर यह समन माना जाएगा कि सर्व है। और इसका एक और एग्जांपल मैं देना चाहूंगा, पता नहीं आप लोग में से किसी ने बहुत हॉलीवुड मूवीज में देखा होगा या टीवी शोज आते हैं कि उनके घर पे कोई आएगा खाने की डिलीवरी करने वाला, पर जब वो खाने का डब्बा खोलता है तो उसमें कोर्ट का नोटिस रहता है और बोलता है यू हैव बीन सर्व्ड। तो वो इसीलिए होता है, ये प्रैक्टिस इसीलिए डेवलप हुआ है बहुत जगह पे, क्योंकि उनको आदत लग गई है कि जिसको नोटिस रहता है वो भागने की कोशिश करता है या छुपने की कोशिश करता है। तो आपके घर में पिज्जा आया तो आप और कुछ नहीं तो आप ये तो बोलने के लिए दरवाजा खोलोगे कि मेरा पिज्जा नहीं है, पर उसने डब्बा खोला और पिज्जा नहीं कोर्ट का नोटिस है, आपको 15 दिन में अटेंड करना है। ठीक है। अगर सिग्नेचर मिसमैच वगैरह भी अगर डिसऑनर होता है तो भी पेनल्टी लगती है? नहीं, सिग्नेचर मिसमैच होने पे डिसऑनर नहीं होता, सिग्नेचर मिसमैच होने पे चेक ही रिजेक्ट हो जाता है। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन रिजेक्टिंग एंड डिसऑनर। डिसऑनर इज मतलब कि चेक बैंक ने ले लिया और क्या है कि उसके बाद यह एक्सेप्ट नहीं किया फॉर डिफरेंट रीजन, जहां पे मेकर की गलती है। पर जब अगर सिग्नेचर ही गलत है तो वहां पे द चेक इज रिजेक्टेड फॉर बीइंग इम्प्रॉपर। ठीक है। तो एविडेंस ऑफ कंप्लेनेंट थ्रू एफिडेविट इज परमिटेड। तो बैंक स्लिप और मेमो इंडिकेटिंग डिसऑनर ऑफ चेक विल बी प्राइमा फेसी एविडेंस। प्राइमा फेसी मतलब ऑन द फेस ऑफ इट, यानी जो उसके लगता है। तो बैंक ने जो नोटिस दिया, तो जैसा आप बोल रहे थे, जो ये मैसेज आता है या आपको जो मेमो या स्लिप दिया जाएगा बैंक, दैट इज सबसे पहला एविडेंस चेक डिसऑनर होने, वो सबसे इंपॉर्टेंट है। और अनलेस जो चेक का ओरिजिनल ड्रॉअर है ये प्रूव करता है कि वो गलत है, दैट इज कंसिडर्ड द मेन एविडेंस। ठीक है। इतना ही था। थैंक यू आप लोग को क्लास अटेंड करने के लिए, एंड आई होप आप लोग को कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। और किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं। सर जैसे आपने बताया कि चेक का सिग्नेचर मिस मैच कर गया तो चेक रिजेक्ट हो गया, इन केस में अगर बीरर जो है चेक का जिसके नाम पे इशू किया गया है वो नोटिस भेज सकता है कि नहीं चेक? हाँ, तो होल्डर ड्यू कोर्स है चेक, जो भी बेरर है दैट इज, अगर मान लीजिए ही इज अ होल्डर, लेजिटिमेट होल्डर है मान लेंगे, ठीक है, तो बैंक ने उसको रिजेक्ट कर दिया, तो आप मतलब कि या तो आप नोटिस दे सकते हो प्रीवियस एंडोर्सर एंड मेकर को, या फिर आप मेकर से एक डिफरेंट चेक ले सकते हो। तो टेक्निकली यू कैन मतलब कि नोटिस दे सकते हो उनको वापस से इशू करने के लिए, और ये मतलब क्या है कि या फिर आप केस कर सकते हो। बट प्रैक्टिकली मान लीजिए अगर किसी के सिग्नेचर के प्रॉब्लम के कारण हुआ है तो आप उनको जाके एक और चेक देने के लिए बोलोगे इंस्टेड ऑफ गोइंग टू कोर्ट।
नहीं सर, अगर वो जानबूझ के बोले कि चलिए हाँ, भाई जानबूझ के अगर हुआ ये तो कुछ फिर- दिन हाँ, कुछ दिन के लिए इनको टाल दिया मैंने और हाँ। गलत सिग्नेचर कर दिया। हाँ, तब फिर आप केस हमेशा कर सकते हो। इट्स ऑलवेज योर राइट। आपके पास नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है, सो यू हैव द स्ट्रॉन्गेस्ट राइट। आप किसी भी प्रीवियस इंडोर्सर, सारे प्रीवियस इंडोर्सर्स और मेकर को सू कर सकते हैं इसके लिए। लेकिन प्रैक्टिकली मतलब कि क्या है कि मान लीजिए अगर चेक 10 या 20 हजार का भी हो तो भी रेयरली ही कोई कोर्ट में जाएगा। क्योंकि मैं आपको बता देता हूं, मैंने लॉ किया तो मैं आपको बता देता हूं, ऐसे अमाउंट के लिए अगर आप कोर्ट में जाएंगे तो एंड में आपके 20,000 मिलते तक उससे ज्यादा पैसे तो आपका लॉयर आपसे लेगा, उससे कई गुना ज्यादा। हाँ, यानी डिसऑर्डरिंग हम तब मानते हैं या तो मतलब स्टॉप अगर वो कह देता है फोन करके भाई ये चेक को स्टॉप कर दीजिए हाँ, या फिर उसके अकाउंट में उतने पैसे नहीं है हाँ, या अकाउंट क्लोज करा ले। या अकाउंट क्लोज करा है हाँ पैसे नहीं अकाउंट क्लोज मतलब- उसको हम डिसऑर्डरिंग मानेंगे हाँ, अगर वो रिजेक्शन ड्यू टू सिग्नेचर ऑफ द पेमेंट का सिग्नेचर नहीं करता तो नहीं तो उसको हम डिसऑर्डरिंग नहीं कंसीडर करते हैं। वो तो एक तरह से रिटर्न हम कर रहे हैं बिकॉज टू सेफगार्ड द इंटरेस्ट। हाँ। उसमें तो बैंक का that is decision है वो। कि कस्टमर और बैंक इंटरेस्ट को सेफगार्ड करके। और कोई डाउट? सर जो आप जैसे बोले कि चोरी हो जाए तो उसका प्रूफ होना चाहिए, तो एफआईआर का कॉपी प्रूफ होता है कि जैसे चोरी हुआ था अगले दिन हमको पता लगा तो हम एफआईआर कर दिए, तो पुलिस अब जांच कर रही है कि नहीं कर रही है हमको FIR आपने किया, दैट एविडेंस इज सफिशिएंट ना। हाँ, दैट इज सफिशिएंट। मतलब आपने दिखा दिया कि ये आपसे चोरी हुआ तो आपका लायबिलिटी चला जाएगा। देन द लायबिलिटी विल बी ऑन द पर्सन जहां पे मतलब डिफेक्टिव टाइटल शुरू होता है, ठीक है, तो वहां पे लायबिलिटी शुरू होगी। सारे डाउट सबके हो क्लियर गए सारे क्लियर? सर एक बार रेस्ट्रिक्टिव क्रॉसिंग बता दीजिए। हाँ, रेस्ट्रिक्टिव क्रॉसिंग बताइए तो जाएगा। हाँ, तो रेस्ट्रिक्टिव क्रॉसिंग होता है मेनली कि ट्रांसवर्स लाइंस के बीच में अकाउंट पे ही, अकाउंट पे ही मतलब अकाउंट में ही जाएगा उसके, तो ये सबसे सेफ है। और ये क्या है कि इससे फोल्डर इन ड्यू कोर्स वाला जो प्रॉब्लम था जो मैंने बताया था कि चेक चोरी का हो तब भी वो हो ही नहीं सकता है, क्योंकि आपने लिख दिया अकाउंट पे, तो जिसका नाम चेक पे है उसके अकाउंट में ही जाएगा। और अकाउंट नंबर भी बगल में लिखना पड़ता है। नहीं जरूरी Not necessary. नॉट नेसेसरी। वो तो मतलब क्या है कि प्रेजेंटर ऐसे भी चेक, जो लगाएगा उसमें ऐसे भी चेक अगर क्रॉस भी है, नॉर्मली आप ट्रांसफर्स लाइंस बनाएंगे अकाउंट पे लिखने के लिए, पर जैसा मैंने बताया स्पेशल क्रॉसिंग में जरूरी नहीं है कि ट्रांसफर्स लाइंस हो। तो अगर मतलब क्या है कि ये मतलब कि हो सकता है, ये मेरी नॉलेज में मतलब क्या है जहां तक लॉ है कि ट्रांसफर्स लाइन जरूरी नहीं है, पर बैंक कस्टम भी कोर्ट लॉ की तरह एक्सेप्ट करता है। तो मान लीजिए 30 साल से अगर बैंक कोई भी ऐसा चेक जो बिना ट्रांसफर्स लाइन के उसका क्रॉसिंग एक्सेप्ट नहीं कर रहा, तो दैट विल बिकम कस्टम, विल बिकम एक्सेप्टेड लॉ। मैं कुछ हो सकता है जैसे जैसे अकाउंट पे आपने अकाउंट पे नहीं लिखा हाँ। या क्रॉस नहीं किया अकाउंट पे लिखा, कोई डिफरेंस है क्या? हाँ, डिफरेंस तो है, मतलब डिफरेंस मतलब बैंक का है, बट नॉर्मली लाइक कोई डिफरेंस, नॉर्मली कोई डिफरेंस नहीं है। आपने अकाउंट पे ही लिख दिया, अकाउंट पे ही Then रसीद। why we are telling the special crossing? वो तो बात तो ही हुई है। चेक अकाउंट पे लिखा या नहीं लिखा? अकाउंट पे ही नहीं जाता। नहीं, तो रेस्ट्रिक्टिव स्पेशल क्रॉसिंग, तो रेस्ट्रिक्टिव क्रॉसिंग को आप ऐसे मान सकते हैं जैसे चेक और बिल ऑफ एक्सचेंज अलग अलग दिया हुआ है इस एक्ट में, बट अ चेक इज अ स्पेसिफिक टाइप ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज, है ना। So we are talking about the check. अगर चेक में हमने तो क्रॉस कर दिया हाँ, या इसके बीच में अकाउंट पे ही दोनों सेम है, या केवल अकाउंट पे प्रैक्टिकली दोनों सेम। प्रैक्टिकली दोनों सेम है। हाँ, वही वही स्पेशल क्रॉसिंग का नाम क्यों देते हैं? क्या रिलेशन है? अरे तो स्पेशल क्रॉसिंग इज डिफरेंट फ्रॉम नॉर्मल बैंक। जो क्रॉसिंग रहता है, मैं आपको शायद याद होगा, तो सिर्फ ट्रांसफर्स लाइंस है जिसमें सिर्फ नॉट नेगोशिएबल लिखा है, तो दैट इज ब्लैंक और जनरल क्रॉसिंग। स्पेशल क्रॉसिंग इज जब आप बैंक का नाम लिखते जैसे हैं, बैंक ऑफ इंडिया से दिखाया था ना, बैंक ऑफ इंडिया लिख दिया तो वो चेक बैंक ऑफ इंडिया के थ्रू ही मूव करेगा। कुछ ही होगी वो special crossing। जनरल क्रॉसिंग आप मतलब क्या है कि स्पेशल क्रॉसिंग और रेस्ट्रिक्टिव क्रॉसिंग में डिफरेंस कुछ है। रेस्ट्रिक्टिव क्रॉसिंग इज अ टाइप ऑफ स्पेशल क्रॉसिंग, बट मेनली स्पेशल क्रॉसिंग का डिफरेंस आता है जनरल क्रॉसिंग से। यहाँ पे आप सिर्फ क्रॉस करके या तो कुछ नहीं लिखा, नहीं तो नॉट नेगोशिएबल लिख दिया। नॉट नेगोशिएबल का मीनिंग क्या है? नॉट नेगोशिएबल मतलब आप किसी और को नहीं दे सकते। तो अब मान लीजिए- आगे और किसी को वो ट्रांसफर नहीं हो सकता। ट्रांसफर नहीं होता। जैसे ये तो तभी हो सकता है जैसे मैंने आपका नाम लिख करके दे दिया, हाँ, तो
सेम है ना सर। आपने ए ने बी को काटा और लिख के दे दिया नॉट नेगोशिएबल, बी अब सी को नहीं दे सकता, अदरवाइज दे सकता था क्या? अदरवाइज वो चाहे तो सी को दे सकता था, सी डी को दे सकता था। एंडोर्समेंट का पूरा पॉइंट ये है कि आप किसी और को ट्रांसफर करें, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, द पूरा मतलब उसका पर्पस ये है कि एक इंस्ट्रूमेंट है, मतलब जो पैसे की जगह ट्रांसफर किया जा सकता है। सर लेकिन आपने चेक काटा है कॉफी के नाम तो मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि अकाउंट में श्योर नहीं हो सकता कोई पैसा आपके अकाउंट में नहीं जाएगा, किसी और अकाउंट में नहीं जाएगा, ऐसा गारंटी नहीं क्या? अरे तो भाई वो क्रॉस उसी करके के देंगे लिए- ना, उसी क्रॉस के करके लिए देंगे ना, restrictive crossing है। क्रॉस करके देंगे, अकाउंट पे लिख दिया सर, एक ही बात है ना, क्रॉस उसका नाम लिख करके। दिया हाँ। और मैंने दे दिया, हाँ। तो क्या ये पॉसिबल है कि वही चेक कि आपको दे के आपके अकाउंट में पैसा ट्रांसफर करा सकते हैं? नहीं नहीं, तब अकाउंट पे नहीं, ही हो तो ट्रांसफर नहीं तब होता। नहीं, तब नहीं। वही जितना ज्यादा क्रॉसिंग उतना चेक का नेगोशिएबिलिटी कम होते जाएगा। नेगोशिएबिलिटी मतलब ट्रांसफरेबिलिटी। द होल पॉइंट ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स इज ट्रांसफरिंग इट। सर यानी अगर मेरे नाम से चेक काटा गया है पेबल टू कॉसिंग किशोर, और अगर हम पीछे किसी को इनडॉर्स कर दें तो वो पैसा रिसीव कर सकता है अगर अकाउंट पे ही नहीं है तो। हो गया। इतना मैं थोड़ा सा कोना सा खाता हुआ तो ले सकते हैं, जैसे मान लीजिए कितना तक चलेगा? देखिए, अगर आप बिल्कुल लॉ को टू द लेटर फॉलो करेंगे एंड इफ यू वांट टू बी सेफ देन डोंट टेक इट। पर मान लीजिए आपके सामने चेकबुक जिसका है उसी ने चेक बनाया है और आप अगर एक्सेप्ट करते हैं तो मतलब क्या है कि आपको दिख रहा है रिस्क कम है, ठीक है, जो आदमी है उसी ने चेक बनाया है। कहाँ पे वहाँ पे अगर आपको लगेगा कि सही है तो कर दें, नहीं लगेगा तो नहीं। मतलब ये उस स्टेट को हो गया जहां पे रूल कहता है कि मतलब कि आप ना ले तो अच्छा है, जितना पर तक में आप- तुमको डर ना लगे उतना तक कर लेना, हाँ, ये जब डर लगने लगे तो छोड़ देना। जो भी आप कर रहे हैं ये आप जब देखिए, जब तक आप लॉ के बाउंड्रीज में हैं आप सेफ है, तो आप जब बाहर निकल रहे हैं ध्यान रखिए कि कहीं आपके काम से डेंजर में ना पड़ जाए। कलेजा देख लेना कितना मजबूत है मेरा। एक काम रिजेक्ट करने का भी मन हो तो छोड़। चलिए अब क्वेश्चंस बंद किया जाए क्योंकि इट्स ऑलरेडी 1:37। हाँ, आप लोग ठीक है, अब फिनिश किया जाए। Yes, sir. सर आइए बस एक सेकंड चलिए, प्लीज कम, बैठो बैठो बैठो। So, I would like to thank you on behalf of everyone for organizing such an informative session. Indeed, we had a patchy knowledge about this topic earlier, but the way you made us delve deep into this topic is really praiseworthy, and I think definitely it's going to help us in long term to protect our and our customers' dignity too. So, thank you so much for coming and sharing your valuable knowledge with us. I am also honored. I am honored to take this class, and I hope that this knowledge helps you in your life as a banker and otherwise. सर इसको बंद करिए। हाँ, चलिए क्लास चलिए आप लोग लंच कीजिए। थैंक यू वेरी मच।